Hello everyone, Jai Hind. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. और जैसा कि आपको पता है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर क्लाइमेटोलॉजी और ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इन टोटल हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट सीरीज। तो इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देखिए। और उसी के साथ मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम जितने भी भाई लोगों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम, क्योंकि इससे रिलेटेड नोट्स जो भी हम टॉपिक्स करेंगे उससे रिलेटेड आपको नोट्स और उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज जो हम क्लाइमेटोलॉजी खत्म करने के बाद एक एक टॉपिक के पीवाईक्यूज करेंगे वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखी है, सो यू कैन फॉलो द इंस्टा एंड द टेलीग्राम। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम देयर। चलिए, तो अब तक के 4 लेक्चर में मैं आपको कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर समझा चुका हूं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको इंसोलेशन एंड हीटिंग ऑफ योर एटमॉस्फेयर समझाया है और तीसरे लेक्चर में मैं आपको प्रेशर बेल्ट समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। उसी के साथ टाइप्स ऑफ विंड्स, आपकी प्लेनेटरी विंड, सीजनल विंड्स क्या क्या है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जो हमारा चौथा लेक्चर आज का रहने वाला है, तो मेरे भाई लोगों, मेरे फौजियों, आज हम बात करेंगे एयर मासेस, फ्रंट्स और साइक्लोन्स की। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है कि एयर मासेस क्या है, फ्रंट्स क्या है, स्टेशनरी फ्रंट क्या बन रहा है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या बन रहा है, ठीक है, वार्म फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट क्या है, फ्रंटल साइक्लोन्स कैसे आ रहे हैं, मेरे सब ट्रॉपिकल में जो साइक्लोन्स आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आ रहे हैं वो फ्रंट के बेसिस पे कैसे आ रहे हैं, मेरे साइक्लोन्स जो है वो इक्वेटर पे क्यों नहीं बन रहे, ट्रॉपिकल एरियाज में किस तरीके से साइक्लोन्स आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, कौन से फैक्टर्स हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी भैया, साइक्लोन, ठीक है। और आपके टेम्परेट साइक्लोन, आपके एयर मासेस से, फ्रंट से अक्सर यूपीएससी हर बार ऑलमोस्ट साइक्लोन एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी द, इट इज बेसिकली द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। दैट्स व्हाई ये मेरे सारे फौजियों के लिए बहुत जरूरी है जो भी सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ का एग्जाम आप लोग दे रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं एयर मासेस, फ्रंट्स और साइक्लोन्स की बात करता हूं। तो आइए जरा विद अ वंडरफुल स्माइल लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। तो जब हम एयर मास की बात करेंगे तो अपना तरीका क्या है कि सर जी जरा ब्लैंक पेज पे आ जाओ और आप लोग अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लो और हम वन बाय वन चीजें समझते हैं कि भैया मेरा एयर मास क्या है, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, टाइप ऑफ एयर मासेस मेरे कौन से हैं, कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे नहीं बनते। तो आज मैं आपसे एयर मासेस की बात करूंगा और आज से पहले भले आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ ना आया हो, आज मैं बिल्कुल क्लियर करके जाने वाला हूं। 5 मिनट सुनने के बाद जब मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा तो आप इतने कॉम्प्लेक्स एयर मासेस को खुद ही मेरे को बता रहे होगे कि भैया मैरी टाइम पोलर, ठीक है, मैरी टाइम ट्रॉपिकल, क्या है ये, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन से रीजन में कौन सा बन रहा है, ये मैप आप खुद ही मेरे को बताओगे एकदम से कि सर ये हो रहा है, ये कहानी है। तो जरा समझ लेते हैं एयर मासेस क्या है। एयर मासेस क्या है तो देखो जरा बेसिकली मैं बात करता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले मेरा कोई सरफेस एरिया है। मैंने कहा बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरी अर्थ की सरफेस है और उसका ये अर्थ की सरफेस का थोड़ा सा मेरा ये क्या है, कोई एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया है। तो जो पर्टिकुलर सरफेस एरिया है वो मेरा सेम लैटिट्यूड्स में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड उसका सेम है, उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर सेम है, ठीक है, उसका जो है एवापोरेशन रेट सेम है, यानी कि होमोजीनियस चीजें हैं, होमोजीनियस सेम सेम चीजें हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरी एयर क्या होती है, एयर क्या है भैया, एटमॉस्फेयर में जो मेरी एयर है वो कहां से बनती है, उस पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जो मेरा ये लैंड है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, पानी सही, आपका आप कह सकते हो ओशियन सही, कॉन्टिनेंट सही, तो जो भी मेरा एक होमोजीनियस सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर जो मेरा एयर का कवर रहता है, सो दिस एयर का कवर बेसिकली एक्वायर्स the quality of the surface area over which it stays for a longer period of time। जो भी एयर मेरी जिस सरफेस एरिया के ऊपर रहती है वो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा ये पोलर रीजन है, तो मतलब आप समझ जाओगे कि सर बर्फ है, ठंडा है, तो मैंने कहा इसकी ऊपर की एयर कैसी होगी, आपने कहा सर ठंडी होगी। मैंने आपसे कहा मेरे अफ्रीका का कोई लैंड मास है, मेरे सहारा डेजर्ट का लैंड मास है, उसके ऊपर की एयर कैसी होगी, आप कहोगे सर हॉट होगी, ड्राई होगी सर, क्योंकि डेजर्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक बात क्या समझनी है कि भैया एयर मासेस क्या है कि व्हेन माय एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस सरफेस एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट बेसिकली एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया। हमने कहा ठीक है जी, तो यानी कि जब भी सरफेस एरिया पे ज्यादा स्टे करेगी एयर तो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि दिस एयर, द एयर विद डिस्टिंक्टिव, मेरी बात को समझना, डिस्टिंक्टिव, द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स
हैविंग सिमिलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कि कोई भी मेरी एयर है जिसके पास मेरा टेम्परेचर सेम है किसी भी एयर के लॉन्गर एरिया के पास और उसकी ह्यूमिडिटी सेम है, तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैं उसे क्या बोल देता हूं, इट इज कॉल्ड एज एयर मास। इज कॉल्ड एज एयर मास। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि व्हेन माय mass of air stays for over a surface area for a longer period of time, it acquires the characteristics of that place, और उसी को मैं क्या बोल देता हूं, उसी को मैं क्या बोल देता हूं, एयर मास बोल देता हूं। अब तीसरी चीज जो आती है कि भैया कि मेरा सरफेस एरिया क्या है, सोर्स रीजन। सोर्स रीजन क्या है, मैंने कहा भाई इस एरिया पे थी मेरी एयर, तो ये क्या है, सोर्स रीजन हो गया इसका, कि द एरिया ओवर विच द एयर मास इज डेवलप इज नोन एज द सोर्स एरिया ऑफ लैंड मास। आपने कहा सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सरफेस एरिया हमें समझ आ गया, हमें करेक्ट बात समझ में आ गई कि एयर मास मेरा क्या है, कि भाई कोई भी ऐसी एयर जिस पे अपनी खुद की सिमिलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर्टीज होंगी वो एयर मास है। मैंने कहा कि भाई ओवर सम कॉन्टिनेंट मेरा ये बहुत बड़ा एयर मास है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर इसका सिमिलर टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होंगे इसमें ज्यादा, और दूसरा आप इसमें ह्यूमिडिटी सिमिलर होगी, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, तभी मैं इसको क्या बोलूंगा, एयर मास बोलूंगा। अगर इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वेरिएशंस है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वेरिएशंस है, तो आप इसको कभी भी एयर मास नहीं बोलोगे। यानी कि द एयर विच हैज डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड हैव सिमिलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज एयर मास। सोर्स एरिया मेरा क्या है, द रीजन ओवर विच एयर मास डेवलप इज डिफाइंड एज द सोर्स एरिया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब तीसरी बात क्या है कि सर कितना बड़ा हो सकता है एयर मास, एयर मासेस आर ह्यूज, दे इनकी जो हाइट है, द वेरिएशन ऑफ देयर हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय एयर मास, तो भैया मेरा सरफेस से लेके, अर्थ की सरफेस से लेके इसकी लेंथ हो सकती है अप टू द ट्रोपोस्फियर, अप टू द ट्रोपोपॉज, यानी कि भैया 10-10, 12-12, 13-13 किलोमीटर की हाइट होती है मेरे एयर मास की। विड्थ कितनी हो सकती है, विड्थ हो सकती है भैया मेरी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन विड्थ। और भैया हाइट कितनी है, सरफेस से लेकर अप टू ट्रोपोस्फियर हो सकती है। तो आप ये समझ सकते हो कि एयर मास इज बेसिकली अ ह्यूज मास ऑफ एयर, कोई छोटा मोटा नहीं है, एक भाई 1 किलोमीटर के ऊपर है, ये बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं वहां के प्रेसिपिटेशन को, ठीक है, वहां के वेदर को, वहां के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं आपके क्या है, एयर मासेस। तो हमने अब तक बात समझ ली कि बहुत ज्यादा टाइम तक अगर मेरी जो एयर है वो किसी सरफेस एरिया पर रहती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ सिमिलर टेम्परेचर एंड सिमिलर ह्यूमिडिटी, उसको मैं बोल देता हूं एयर मास। सोर्स एरिया क्या है, द एरिया ओवर विच एयर मास डेवलप इज रेफर्ड टू एज सोर्स रीजन। तीसरी चीज मैंने क्या समझी, कितने बड़े हो सकते हैं ये, सर they can extend up to the tropopause, and if we talk about the width they can be thousands of kilometer in width। तो बहुत बड़े मेरे एयर मासेस होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा और बताइए क्या कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बेसिकली बात करता हूं अपने एयर मासेस से रिलेटेड, तो जैसे मैंने आपको बोला जो भी मेरा सोर्स रीजन है, तो मैंने आपसे बोला भैया एयर मास कब डेवलप होगा, आपने कहा सर सेम टेम्परेचर। दूसरी चीज आपने कही सेम ह्यूमिडिटी। तो हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस सरफेस एरिया होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बात करा कि फॉर एग्जांपल ये मेरा इंडिया है, ये मेरा लैंड है और ये ओशियन है, तो मैंने कहा कोई मेरा ऐसे ओशियन और लैंड के ऊपर एयर मास बन सकता है, आप बोलोगे नो। क्यों, क्योंकि सर स्पेसिफिक हीट अलग है, यहां का टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा लैंड का, उसके साथ साथ सर यहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा, यानी ह्यूमिडिटी अलग होगी, यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी लैंड पे अलग होगी। यानी कि आप समझ सकते हो कि या तो आपके कॉन्टिनेंट्स के ऊपर एयर मास बन रहा है या आपके ओशियन के ऊपर बन रहा है, ऐसा नहीं होगा कॉन्टिनेंट और ओशियन मिलाकर के बन रहा है। हाउएवर इट कैन ट्रेवल थ्रू सर्टेन कंडीशंस, बट जब भी एयर मास बनेगा वो एक होमोजीनियस सोर्स रीजन पे पड़ेगा। तो सोर्स रीजन मस्ट बी होमोजीनियस, देयर मस्ट बी सिमिलर टेम्परेचर, देयर मस्ट बी सिमिलर ह्यूमिडिटी, देयर मस्ट बी सिमिलर ह्यूमिडिटी, हीट और मॉइस्चर इक्विलिब्रियम मेरा सोर्स एरिया पे, सोर्स रीजन पे रहना जरूरी है, तभी वहां पे क्या बनेगा, तभी मेरा बनेगा एयर मास। अब मेरे जो टू मेजर इंपोर्टेंट एयर मासेस मेरे कौन कौन से हैं, एक है जी भैया मेरा कोल्ड एयर मास, लिखते चलो नोट्स में। दूसरा है मेरा वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास बेसिकली डेवलप्स इन द एरियाज पोलर रीजन्स। कहां पे ये डेवलप होगा, पोलर रीजन्स में।
और ये मेरा कहां डेवलप होगा, वार्म एयर मास इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मेरे कोल्ड एयर मास की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इट मस्ट हैव, जैसे मेरा सरफेस एरिया है तो आपका एयर मास जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोल्ड एयर मास, तो कोल्ड एयर मास मस्ट हैव टेम्परेचर लोअर देन द सरफेस एरिया, यानी कि टेम्परेचर या आपका कोल्ड एयर मास इज ऑलवेज, यानी कि आप कह सकते हो कोल्ड एयर मास हैज लोअर टेम्परेचर देन द सरफेस एरिया। जो भी मेरा सरफेस एरिया होगा उससे क्या होगा, कोल्डर होगा। वार्म एयर मास के साथ क्या होगा, इट इज ऑलवेज वार्मर देन सोर्स एरिया या सोर्स रीजन आप कह लो कि भाई जो जिस भी सोर्स रीजन पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा, तो जो सरफेस एरिया का टेम्परेचर होगा उससे हमेशा ज्यादा टेम्परेचर मेरे को देखने को मिलेगा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वार्म एयर मास। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वार्म एयर मास, इसका टेम्परेचर हमेशा आपको क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो अब तक बेसिकली एयर मास समझा हमने क्या है। एयर मास इज बेसिकली लार्ज मास ऑफ एयर हैविंग सिमिलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बनता कैसे है, सोर्स रीजन पर बनता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए, सेम टेम्परेचर सेम ह्यूमिडिटी। दो टाइप कौन से होते हैं, कोल्ड होता है। कोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, इट इज ऑलवेज कोल्डर देन द सरफेस एरिया। वार्म की क्या है, इट इज ऑलवेज वार्मर देन द सरफेस एरिया। जब हम बात करते हैं कोल्ड और वार्म की, तो मैंने बोला कि कोल्ड कहां बनेगा, पोलर रीजन में बनेगा, और ये कहां बनेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इतनी सी बात करी है। अगर सबको क्लियर है तो जरा चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो जरा देख लेते हैं, अब अपनी लिखी हुई चीजों को समझ लेते हैं एयर मास से रिलेटेड। मैंने बात करी आपसे, एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। मैंने कहा इस पे जो आपका वेरिएशन है टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टली, वो काफी ज्यादा कम होता है। एक्सटेंड कहां करते हैं, अप टू अपर ट्रोपोस्फियर एंड कैन बी एज वाइड एज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाइड मेरे एयर मासेस हो सकते हैं। सरफेस एरिया क्या है, दीज आर दोज होमोजीनियस सरफेसेस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म आर कॉल्ड एज सोर्स रीजन्स। मेन सोर्स रीजन्स क्या है मेरे, हाई प्रेशर बेल्ट जो सब ट्रॉपिक्स की है मेरी, ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। उसके साथ साथ पोल्स, ये दो मेरे मेजर एरियाज है। एक जगह वार्म बनेंगे, एक जगह कोल्ड बनेंगे, ठीक है। सोर्स एरिया की खासियत क्या रहती है, हीट और मॉइस्चर इक्विलिब्रियम ये प्रोवाइड करते हैं किसको, एयर मास को। हमने कहा चलिए सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला एयर मास कोल्ड है। कोल्ड एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मस्ट बी कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस। कोल्ड एयर ओरिजिनेट कहां होता है, पोलर में। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्लैरिटी के लिए यहां दे रखा है, आर्कटिक ओशियन कैसा है, कोल्ड है। ओशियन है तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा। सो इट विल बी ऑलवेज कोल्ड एंड मॉइस्ट। जो भी एयर मासेस वहां बनेंगे मेरे ठंडे होंगे और मॉइस्ट होंगे। साइबेरिया, साइबेरिया है आपका कोल्ड डेजर्ट है, और डेजर्ट है तो ड्राई होगा और कोल्ड है, ठीक है। और काम जैसे नदन कनाडा है, वहां पे आपका बनेगा तो कोल्ड है और ड्राई है। सदर्न ओशियन है, ओशियन है तो भैया कोल्ड है और मॉइस्ट है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, आपके एयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होगी। तो ये आपके कोल्ड एयर मास है। हॉट एयर मास की, सॉरी वार्म एयर मास की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सर इट ऑलवेज हैज द टेम्परेचर, इट ऑलवेज हैज मोर टेम्परेचर देन द अंडरलाइंग सरफेस। दूसरा कहां ये डेवलप होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट, ट्रॉपिकल ओशियंस। तो डेजर्ट का कैसा होगा, ड्राई होगा। ओशियन का कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। यहां तक बात क्लियर है। मैंने आपको कोल्ड और वार्म एयर मासेस सिंपली यहां पे समझाए हैं। उसके साथ साथ बेस्ड ऑन सोर्स रीजन्स, एक ये चीज और दूसरी ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एयर मासेस सोर्स रीजन के बेसिस पर जब मैं डिवाइड करता हूं, तो मैंने आपसे कहा एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं, बिना रटे थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के समझाएंगे जिससे मैं याद रहे। अब मैंने कहा ये मेरा इक्वेटर है, आपने कहा यस सर। मैंने कहा ये मेरा भैया अप टू 23.5 है, आपने कहा ओके सर। मैंने कहा यहां भी 23.5 है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे कहां कहां पे मेजर एयर मासेस बनेंगे ओवर द ग्लोब। आपने कहा सर ट्रॉपिकल एरियाज में बनेंगे। मैंने कहा हाँ, कैसे बनेंगे, वार्म बनेंगे। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी कि यहां तक मेरे कैसे बनेंगे, वार्म बनेंगे। आपने कहा बिल्कुल, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे। आपने कहा बिल्कुल सर, अब तक आप ये चीज में बता चुके हो। इसके साथ साथ यहां कहां कहां बनेंगे सर, कॉन्टिनेंट पे अलग बनेंगे, ठीक है, और ओशियंस पे अलग बनेंगे। ओशियंस पे बनेंगे और कॉन्टिनेंट्स पे बनेंगे।
और कॉन्टिनेंट्स में आपको स्पेशली पता है कि जो मेरे सब ट्रॉपिकल रीजन है, डेजर्ट्स बहुत है, तो वहां के वार्म और ड्राई बनेंगे, वहां पे वार्म और ड्राई बनेंगे, ओशियन के ऊपर वार्म और मॉइस्ट बनेंगे। तो ये एक तो ये रीजन हो गया। तो मेरे कहां का बनते हैं? पहला रीजन कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस में बनेंगे, दूसरा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स में बनेंगे। मैंने कहा ठीक है। तीसरा रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस, कि भाई इससे ऊपर के जो मेरे ओशियंस होंगे, हाई ओशियंस, हाई लैटिट्यूड ओशियंस, वो कोल्ड है, तो वहां पे मेरे को देखने को मिलेंगे। हमने कहा ठीक है, ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि भाई तीसरी चीज मेरी, इससे भी ऊपर जाऊंगा तो क्या होता है, मेरे स्नो कवर्ड एरियाज आ जाते हैं इन हाई लैटिट्यूड्स, कनाडा, रशिया, तो यहां पे स्नो कवर्ड में बनेंगे। और पांचवे कहां बनेंगे? कुछ ऐसे आइस कैप्स होते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन है, परमानेंट फ्रोजन। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये पांच मेरे अलग अलग सोर्स रीजन्स में डिवाइड करता हूं एयर मासेस बनने के लिए। सबसे पहला क्या है मेरा? वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस। दूसरा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। उससे ऊपर में गया तो कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस हो गए मेरे। चौथा मेरा क्या हो गया? स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द हाई लैटिट्यूड्स और परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वरना इसके बेसिस से अच्छा हम एक और डिफरेंशिएशन एयर मासेस का करने वाले हैं। अब जरा बात करेंगे, अब जरा बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने एक सिंपल सी बात आपसे कही, मैंने एक सिंपल सी बात कही कि भाई एयर मासेस को मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं, एक पोलर एयर मास, दूसरा मैंने बोला आपसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एयर मास जो मेरे हॉट होते हैं। इतना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने कहा सर बिल्कुल। मैंने आपसे बोला बोथ पोलर एंड बोथ ट्रॉपिकल कैन बी कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंट्स पे होंगे, एंड कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम, पानी के ऊपर जो होंगे वो अलग होंगे और कॉन्टिनेंट के ऊपर जो होंगे वो अलग होंगे। सेम यह होगा कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। जो मैं कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करता हूं वो स्मॉल सी से डिस्क्राइब करता हूं, मैरीटाइम को मैं डिस्क्राइब करता हूं स्मॉल एम से। अब जरा बात सुनिए, अब जरा बात सुनिए, इसी के साथ साथ सिर्फ इसी बेसिस पे कि भाई पोलर और ट्रॉपिकल रीजन्स में है, मैंने एक डिवीजन किया है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि भाई मैं ट्रॉपिक्स की बात कर लेता हूं, ट्रॉपिकल एरियाज की। आपने कहा सर मैंने कहा कितने बन जाएंगे? आपने बोला सर कि इसमें एक बनेगा मेरा मैरीटाइम ट्रॉपिकल, जो पानी के ऊपर एयर मासेस बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। आप कहोगे सर दूसरा बनेगा मेरा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। मैंने कहा ठीक है, स्मॉल सी एंड टी। फिर मैंने कहा ट्रॉपिक से भैया मैं आ जाता हूं कहां पे? पोलर रीजन्स में। पोलर रीजन्स में आपने बोला मेरे को कि सर यहां भी क्या होगा? मैरीटाइम पोलर और कॉन्टिनेंटल पोलर। पांचवा क्लासिफिकेशन मैंने आपसे पूछा कुछ हो सकता है, आपने बोला सर आइस कवर्ड एरियाज भी तो है, तो उसको बोलता हूं मैं कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। चलिए एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, इसको बोलता हूं कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। ये पांच आपको याद रखने हैं, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा मैंने बोला कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। दीज आर गोइंग टू बी द इंपोर्टेंट एयर मासेस जिनको मैं डिस्क्राइब करता हूं आपके। तो फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा एयर मास क्या है सर? एयर मास इज बेसिकली द लार्ज मास ऑफ एयर that can extend up to the troposphere and can be thousands of kilometer wide, ठीक है, having distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called air mass। एयर मास बनते कहां है? सोर्स रीजन पे बनते हैं। सोर्स रीजन की क्या दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? आपने बोला सर सेम ह्यूमिडिटी सेम टेम्परेचर, सेम ह्यूमिडिटी सेम टेम्परेचर। तीसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई? दो तरीके से मैं डिवाइड करता हूं एयर मासेस को। किस में डिवाइड करता हूं? मैंने बोला भैया ठंडे, कोल्ड, और दूसरा मैंने आपसे बोला वार्म। ठंडे कहां बनेंगे? मेरे पोलर एरियाज में बनेंगे। और वार्म कहां बनेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में बनेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको पांच रीजन्स बताए। पांच रीजन्स भैया मेरे कौन कौन से हैं जहां पे बनते हैं? पांच रीजन्स मैंने आपको बताए। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस है आपके, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट है, हाई एल्टीट्यूड आपके ओशियंस है, वेरी जो स्नो कवर्ड एरियाज है आपके हायर लैटिट्यूड्स में, और परमानेंटली फ्रोजन जो है। उसके साथ मैंने आपको डिस्क्राइब करा कि भाई चाहे मेरा पोलर हो चाहे मेरा ट्रॉपिकल हो, बोथ कैन बी कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम, बोथ कैन बी कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। और ये कॉन्टिनेंट पोलर बोल दूंगा, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है, और मैरीटाइम ट्रॉपिकल। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। इतनी सी बात मैंने एयर मासेस की बताई है। अब जरा देखो, एक पेज के नोट्स बनने आपके, रोते ऐसे हो कि सर क्या है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ओए होए होए, जीवन में
बाहर नहीं आ रही सर, मजा नहीं आ रहा, बाहर नहीं आएगी क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, बार बार कह रहा हूं, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, आपको तभी एग्जाम में अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, इतनी सी बात है। फिर मैंने आपसे कही थी कि लास्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा, दर्शन करा देता हूं थोड़े से चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल है। ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्या है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, पोलर कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया टेम्परेचर कैसा होगा मेरा ट्रॉपिकल मैरीटाइम का, आप बोलोगे ट्रॉपिकल एरियाज में है सर हाई होगा, यानी कि वार्म होगा। मैंने कहा ह्यूमिडिटी कैसी होगी, अगर ओशियंस के ऊपर है, आपने बोला कि सर वार्म एंड ह्यूमिड। मैंने आपसे बोला ट्रॉपिक कॉन्टिनेंटल है मेरा, तो आपने कहा सर वार्म तो होगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल के ऊपर क्या होगा, ड्राई होगा, वेरी लो ह्यूमिडिटी होगी। मैंने बोला पोलर कॉन्टिनेंटल, आपने बोला सर पोलर है तो ठंडा होगा, पोलर है तो ठंडा होगा, और कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो सर ह्यूमिडिटी कम होगी, लो होगी। मैंने बोला पोलर मैरीटाइम है, आपने कहा सर पोलर आ गया तो ठंडा तो है ही, मैरीटाइम है यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा। मैंने बोला आर्कटिक है, आर्कटिक का टेम्परेचर कैसा होगा, बोलो सर परमानेंटली फ्रोजन, वेरी लो, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वेरी लो। जब बर्फ पिघल ही नहीं रही तो एयर में इतना ज्यादा मॉइस्चर कहां से पहुंचेगा, लो होगा। अब बताओ कोई दिक्कत आपको इस टेबल में, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में इस टेबल में, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल देख के अरे सर ये क्या था क्लाइमेटोलॉजी में, कुछ नहीं था, इतना सा था, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं वन बाय वन, ये कौन सा है, आपने बोला सर मैरीटाइम इक्वेटर, मैरीटाइम इक्वेटोरियल। अब मैंने बोला कैसा होगा, आपने बोला सर इक्वेटर है वार्म होगा, मैरीटाइम है तो कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, वार्म एंड मॉइस्ट। मैंने आपसे बोला ये क्या है, आपने बोला सर मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम है तो मॉइस्ट होगा, पोलर है तो कोल्ड होगा। मैंने आपसे पूछा सीटी क्या है, आपने बोला सर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है वार्म होगा, ड्राई होगा। मैंने पूछा एमटी क्या है, आपने बोला सर मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल यानी मॉइस्ट होगा, और सर कैसा होगा, आपने बोला सर मॉइस्ट तो होगा, मॉइस्ट के साथ कैसा होगा, ट्रॉपिकल में है तो वार्म होगा। मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला सर ये भी एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला मैरीटाइम पोलर, कैसा होगा, कोलर कोल्ड होगा, और कैसा होगा, मैरीटाइम है तो मॉइस्ट होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत एयर मासेस में, इतनी सी कहानी एयर मासेस की है, खत्म। बताओ हुई कोई दिक्कत, हुई कोई दिक्कत, बस हम तरीके से पढ़ते नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रंट्स की, ऐसे ही फ्रंट्स में कंफ्यूज रहते हो आप, अभी देखना, बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में फ्रंट्स का खेल खत्म कर रहा हूं अभी। फ्रंट्स क्या होते हैं मेरे, फ्रंट्स क्या होते हैं भाई, जब भी मेरे दो एयर मासेस होते हैं, दो एयर मास है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोल्ड एयर मास है, ये मेरा वार्म एयर मास है, ठीक है। मैंने आपसे बात करी ये मेरी कोल्ड एयर है, इधर ये ऐसे पूरा ये कोल्ड एयर मास आ रहा है, कोल्ड एयर मास आ रहा है, इधर से वार्म एयर मास आ रहा है। तो क्या ये एकदम से मिक्स हो जाएंगे, क्या ये एकदम से वार्म और कोल्ड मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होगा, अलग अलग सिचुएशंस बनेंगी। सर जो कोल्ड एयर है वो डेंस होती है, तो सर ये नीचे जाएगी, ये सर लिफ्ट होगा, जो हॉट एयर मास होगा लिफ्ट होगा, अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। क्या कंडीशन बनेंगी मैं समझाता हूं। तो जब भी आपके दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस मिलते हैं, तो द बाउंड्री लाइन बिटवीन दोज कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस इज नोन एज फ्रंट। द बाउंड्री लाइन formed when two contrasting air masses meet is known as front। उसको क्या बोलता हूं मैं, फ्रंट बोलता हूं। आइए आज बात समझ में, क्या है फ्रंट। जब भी भाई मेरे दो एयर मासेस मिल रहे हैं, उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन बन रही है उसको मैंने फ्रंट बोल दिया। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है। और दिस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, दिस प्रोसेस नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। तो ये फ्रंट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पे जाके ये फ्रंट आपका जो है वो खत्म भी होगा, ये फ्रंट खत्म भी होगा। तो हमने कहा जब भी व्हेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलाइसिस। याद रखेंगे सारे टर्म्स को। अभी देखना एकदम हैवी, एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक तक आपको ले जाऊंगा। आप कहोगे अरे सर कुछ था ही नहीं इसमें, क्या सब टेम्परेट साइक्लोन के लिए हम रोते रहते थे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो भाई फ्रंट क्या है, बाउंड्री लाइन फाउंड बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। फ्रंटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस which involves in the formation of a front is known as frontogenesis। फ्रंटोलाइसिस क्या है, सर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलाइसिस। हमने कहा इतनी सी बात है, बात समझ में आई। अब मैंने कहा जो मेरा नदर्न हेमिस्फीयर है, पहला पॉइंट फ्रंट की डेफिनेशन, दूसरा फ्रंटोजेनेसिस क्या है, तीसरा पॉइंट मेरा फ्रंटोलाइसिस क्या है, चौथा पॉइंट अपने नोट्स में लिखेंगे
चौथा पॉइंट अपने नोट्स में लिखेंगे कि भाई नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स फ्रंटोजेनेसिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज फ्रंट्स बनेंगे। आगे और समझेंगे हम इस बात को। आइए, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं जब कोरियोलिस फोर्स मैंने समझाया था। इसके साथ साथ जो ये जो फ्रंट फॉर्मेशन होता है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों, दिस फ्रंट फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन इज इन्वॉल्व्ड इन योर सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कि जो मेरे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ दिस फ्रंट्स। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां आते हैं मेरे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर एट 265 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इन एरियाज में मेरे जो साइक्लोन्स आते हैं दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रंट, दे आर बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलाइसिस। वे मेरे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे। कौन से डायरेक्शन में होंगे? एंटी क्लॉकवाइज होंगे। फ्रंट क्या है? बाउंड्री जोन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। फ्रंटोजेनेसिस क्या है? जब ये फ्रंट बन रहा है वो प्रोसेस, जब फ्रंट डिसॉल्व हो रहा है उसको कह देता हूं मैं फ्रंटोलाइसिस। इतनी बात सबको क्लियर है? अब जरा आओ जीवन के असली आनंद में आपको देता हूं। जीवन के असली आनंद में आपको देता हूं। मेरे 4 तरीके के फ्रंट्स बनते हैं। पहला बनेगा मेरा स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा मेरा होता है वार्म फ्रंट, तीसरा होता है कोल्ड और ऑक्लूडेड। ये सिंबल्स आप देख सकते हो, दीज आर द सिंबल्स व्हिच आई बेसिकली यूज टू सिग्निफाई दीज फ्रंट्स, कि भाई इन फ्रंट्स को सिग्निफाई करने के लिए मैं सिंबल यूज करता हूं। आइए जरा, ठीक है, कोल्ड फ्रंट दिस वन, वार्म फ्रंट जब बनेगा मेरा ऐसा सिंबल होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट एंड स्टेशनरी फ्रंट। अब जरा आओ कहानी समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने बात करी स्टेशनरी फ्रंट। देखो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपसे फॉर एग्जांपल बोला कि भाई ये मेरा कोल्ड एयर मास है, दिस इज माय कोल्ड एयर मास। आपने कहा ओके सर। मैंने कहा दिस इज माय वार्म एयर मास। ठीक है, एक कोल्ड एयर मास है, मैंने कहा एक वार्म एयर मास है। बट इन दोनों में से किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि या तो ये वार्म कोल्ड को डिस्प्लेस कर दे या कोल्ड वार्म को डिस्प्लेस कर दे। इनका जो प्रेशर डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है तो दे डजंट मूव अगेंस्ट ईच अदर। व्हेन दे डजंट मूव अगेंस्ट ईच अदर दे स्टे एट देयर पोजीशन एंड सच अ फ्रंट इज नोन एज स्टेशनरी फ्रंट। तो भाई जब कोल्ड और वार्म में इतनी एनर्जी नहीं होती, जब वो एक दूसरे से मिल पाए, एक दूसरे से मिलकर डिस्प्लेस कर पाए, तो वो मेरा रहता है स्टेशनरी फ्रंट। मैंने इतनी सी बात आपको बताई कि भाई दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस है मेरे। पहली चीज, दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर। इसको मैं बोल देता हूं क्या? स्टेशनरी फ्रंट। इतनी बात समझ में आई? तो आप सिंपली लिख सकते हो। दूसरी चीज पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर, तो भैया क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहेंगी मेरी इस टाइम? स्टेबल रहेंगी। बट जैसे ही कोई भी एयर मास इनके आसपास आएगा, जैसे ही एक एयर मास इनके आसपास आएगा कंडीशन चेंज होगी। सो इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेनफॉल। जनरली स्टेबल, बट रेनफॉल कैन ऑल्सो अकर अलोंग द स्टेशनरी फ्रंट। रेनफॉल भी आपका होता है स्टेशनरी फ्रंट। जब भी कोई दूसरा फ्रंट इनसे पास करता है तो कंडीशन चेंज होती है, तो आपका क्या होगा? रेनफॉल हो जाएगा। हमने कहा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। इसके साथ जब भी कोई साइक्लोनिक फ्रंट आएगा तो आपकी हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी यहां पे। अब भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी एयर मास इनको छेड़ेगा तो बारिश होगी, कोल्ड और वार्म एयर आपकी मिलेंगी। इतनी सी बात है। यानी कि व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर masses having little pressure variation rest against each other, that front is known as stationary front. Conditions are generally stable, but जब भी कोई दूसरा एयर मास आता है रेनफॉल कैन अकर, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ एनी साइक्लोनिक एयर मास जब आएगा तो आपकी बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल स्टेशनरी फ्रंट के अलोंग आपको देखने को मिलेगी। आइए जरा मैं समझा देता हूं। ये रहा जी मेरा स्टेशनरी फ्रंट। इन दिस टाइप दो एयर मासेस हैं कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के। ये मेरा कोल्ड एयर मास है, ये देखो यहां पे मैं पिक्चर भी लाया हूं आपके लिए बहुत जबरदस्ती। कोल्ड एयर मास है, ये मेरा वार्म एयर मास है। बट दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट पुश नहीं कर रहा। ऐसे है तो ऐसे ही है, ऐसे है तो ऐसे ही है। तो क्या होगा? जब थोड़ी थोड़ी एयर मिक्स होती रहेगी, वार्म और कोल्ड, ठीक है, जब वार्म एयर आपकी कोल्ड होगी और जब
कोल्ड एयर राइज करेगी तो थोड़े थोड़े यहाँ क्लाउड्स बनते रहेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी। जनरली स्टेबल कंडीशन है, एकदम बारिश नहीं होती। बट जैसे ही कोई एयर मास आ गया है वार्म या कोल्ड, वो इनकी इंटरमिक्सिंग कर देगा एंड देन इट विल लीड टू हैवी रेनफॉल। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जनरली यहाँ पे स्टेबल कंडीशंस है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द एयर, बट एकदम से वो पुश नहीं कर रहे, तो देयर इज नो हैवी रेनफॉल अंटिल और अनलेस एनी अदर फ्रंट आकर के इनको छेड़ नहीं जाता। वेदर जनरली स्टेबल है, समटाइम्स रेन हो सकती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर स्टेबल विद इन द फ्रंट, हाउएवर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे ही इसके आसपास की कंडीशन चेंज होगी तो स्टेशनरी फ्रंट की कंडीशन चेंज हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जब तक आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज नहीं हो रही एयर मास के आने की वजह से किसी और रीजन से, ये जनरली स्टेबल है, रेनफॉल आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जब भी साइक्लोन, कोई माइग्रेटिंग साइक्लोन आ जाएगा अलोंग द स्टेशनरी फ्रंटोजेनेसिस, इट कैन डंप हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर मैंने कहा कि इनकी कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो कूल वार्म में मिल जाएगा, वार्म कूल में मिल जाएगा, जैसे ही मिलेगा एकदम जबरदस्त बारिश, झमाझम बारिश होगी आपकी। तो स्टेशनरी फ्रंट का आपको याद रखना है, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर एंड डजंट पुश ईच अदर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्टेबल कंडीशन है अनटिल और अनलेस जब तक एटमॉस्फेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा हैवी रेनफॉल कैन अकर, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ साइक्लोनिक कंडीशन। दूसरा जो है मेरा वो है वार्म फ्रंट, इसको समझेंगे ध्यान से। दूसरा कौन सा है जी? मेरा वार्म फ्रंट है। अब देखो वार्म फ्रंट में क्या होता है कि जी एक मेरा कोल्ड एयर मास है, ये मेरा कोल्ड एयर मास है, ठीक है। एक क्या है मेरा हॉट एयर मास है। बात को बहुत प्यार से समझना, आज मैं जो आपको कंसेप्ट देने वाला हूं ना फ्रंट्स के, जीवन में क्लियर नहीं होने आपके रट रट के, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है नहीं, समझा तो कोई आपको है नहीं। वार्म, अब बॉयज एंड गर्ल्स हुआ क्या कि जो मेरा ये वार्म एयर मास है इट इज मोर एक्टिव, इसमें ज्यादा जान है। तो ये क्या करता है, ये वार्म एयर मास जाकर के कोल्ड एयर मास को हिट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है मेरी, नोट्स में लिखो कि व्हेन वार्म फ्रंट कब बनेगा, व्हेन वार्म एयर pushes against cold air। तो जैसे ये पुश करेगा, अब पुश करेगा, आपको पता है कि भाई कोल्ड इज हैवी, और आपको पता है वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइट वेट वार्म एयर विल राइज अप। तो वार्म एयर क्या करेगी, इस कोल्ड फ्रंट के ऊपर राइज करेगी, इस कोल्ड फ्रंट के ऊपर क्या है वो राइज करेगी। और राइज कैसा होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया करो, कॉन्सेप्ट तभी आपके क्लियर होंगे। जो राइज होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली। व्हेन वार्म एयर पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड, वार्म एयर इज लाइट, वार्म एयर इज लाइट and is gradually uplifted। अब जब ये अपलिफ्ट करेगी, वार्म एयर है, कोल्ड से टकराई, इसकी एनर्जी गई, तो ये क्या करेगी, कंडेंसेशन करना शुरू करेगी। भाई सिंपल सी बात है, जब मेरी वार्म एयर कोल्ड होगी तो वार्म एयर के पास क्या है, हीट है, मॉइस्चर है, ठीक है। तो जब उसकी हीट रिलीज होगी तो वो कंडेंसेशन करना शुरू करेगी। कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये ग्रेजुअली राइज कर रहा है तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग क्लाउड्स बनाएगा ये वार्म फ्रंट, अलग अलग हाइट पे अलग अलग क्लाउड्स बनेंगे। अब भैया मैंने आपसे कहा मेरे हाई क्लाउड्स, जब मैं बात करता हूं आपसे बेसिकली हाई क्लाउड्स की, तो भैया मेरे सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे। ये मैं आपको क्लाउड्स में पढ़ाऊंगा, सिरोस्ट्रेटस, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, मिडिल क्लाउड्स कौन से होते हैं मेरे, एल्टोस्ट्रेटस। तीसरे नंबर के क्लाउड भैया मेरे जो छोटे वाले हैं वो कौन से बनेंगे, जो सबसे नीचे होते हैं, जो तीसरे नंबर है वो बनेंगे मेरे निम्बोस्ट्रेटस। सो निम्बोस्ट्रेटस, एल्ट्रोस्ट्रेटस और सिरोस्ट्रेटस आपके डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर क्लाउड्स बनेंगे। जब डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर क्लाउड बनेंगे क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है वार्म एयर इज लाइट एंड ग्रेजुअली लिफ्टेड। जब ये लिफ्ट होती है इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स a series of clouds at different heights। सीरीज ऑफ क्लाउड्स बनेंगे। चौथी चीज आपकी क्या होगी कि यहां पे फिर रेनफॉल होगा,
और रेनफॉल कैसा होगा आपका, हैवी नहीं होगा, हैवी नहीं होगा, ठीक है, नो हैवी रेनफॉल। अच्छी बढ़िया वाली बारिश होगी, बढ़िया बारिश होगी तो ज्यादा दिन तक टिकेगी, तो रेनफॉल विल लास्ट इवन फॉर वीक्स, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल होगा इन योर वार्म फ्रंट। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? बस इतनी सी बात है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, इतनी सी बात है। स्टेशनरी फ्रंट क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, पुश ही नहीं कर रहे, जब तक कोई उनके आसपास आगे उनको छेड़ नहीं रहा, जब तक वो बौखला नहीं रहे, तो आराम से स्टेबल है। वार्म फ्रंट क्या है, व्हेन वार्म एयर पुशेस अगेंस्ट द कोल्ड एयर, ये मेरी कोल्ड एयर है, ये मेरी वार्म एयर इसको पुश कर रही है, तो वार्म एयर इज लाइट, तो इट विल ग्रेजुअली अपलिफ्टेड लाइक दिस, ग्रेजुअली अपलिफ्टेड लाइक दिस। जब ये ग्रेजुअली अपलिफ्ट होगी, ये एक सीरीज ऑफ क्लाउड्स बनाएगा, सीरीज ऑफ क्लाउड्स बनेंगे, मेरा प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, हैवी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा तो कितने टाइम तक, ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो प्रेसिपिटेशन चलेगा। एंड सच अ फ्रंट इज नोन एज द वार्म फ्रंट। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग द वेदर कंडीशंस अलोंग द वार्म फ्रंट, वी हैव डिस्कस्ड बोथ द थिंग्स। अब कोई क्वेश्चन आपका रोक नहीं सकता, जो भी आपसे यूपीएससी पूछेगा। अब जरा आइए आगे, जैसे मैंने आपसे यहां बात करी, दिस इज माई वार्म फ्रंट, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज माई वार्म फ्रंट। क्लाउड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फ्रंटल अपलिफ्टिंग, ये मेरी वार्म एयर है, यहां मेरी कोल्ड एयर है, तो वार्म एयर आई तो वार्म एयर मेरी राइज कर रही है, कैसे, ग्रेजुअल राइज है, ग्रेजुअल राइज है तो यहां क्लाउड्स बन रहे हैं, एंड अ सीरीज ऑफ क्लाउड्स इज फॉर्मिंग एट डिफरेंट हाइट्स। रेनफॉल कैसा है, नॉर्मल रेनफॉल है, इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आइए जरा थोड़ी सी लिक्विड चीज समझ लेते हैं। व्हेन अ एयर मास कोलाइड्स अगेंस्ट कोल्ड एयर मास, इट राइजेस अबव द कोल्ड, it rises above the cold air mass which is relatively heavier and denser. Warm front is gently sloping frontal surface, gentle slope होता है, along which warm and light air becomes active and aggressive and rises over the cold and denser. cold और dense air के ऊपर जाएगी, इससे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, निम्बोस्ट्रेटस, एल्ट्रोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस, ये आपके सारे क्लाउड्स बनेंगे। ये जो क्लाउड्स बनेंगे प्रोड्यूस मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन ओवर अ रिलेटिवली लार्जर एरिया फॉर सेवरल आवर्स। भाई लंबे टाइम पीरियड के लिए बारिश होगी आपकी, जेंटल प्रेसिपिटेशन होगी, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होगी, थंडरस्टॉर्म्स नहीं होंगे, एकदम झमाझम बारिश नहीं होगी आपकी। आइए जरा बात करते हैं आगे। उसके साथ आते हैं, दो फ्रंट हमने समझ लिए। अब तीसरा जो फ्रंट है वो है मेरा कोल्ड फ्रंट। मैं बार बार आपको कहता हूं, YouTube पे इतने डिटेल में आपको टॉपिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा, और जब तक आप एक बार डिटेल में सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, बार बार धोखा खाओगे आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, ये चीज याद रखना। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, एक बार बना लिए, एक बार पढ़ लिया, टेंशन फ्री, फिर अपना पेपर देते रहो, रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू करते रहो, कितने भी पेपर दो आप, सारे निकलेंगे आपके, क्योंकि इससे अलावा कुछ सिलेबस में है ही नहीं। कोल्ड फ्रंट की हम बात कर लेते हैं, और इसमें मैं सीडीएस की बात नहीं कर रहा, सीडीएस एनडीए तो आपका होना ही है, आप सीएपीएफ का पेपर दो उसके भी सारे क्वेश्चन होने हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो उसके भी होने हैं, तो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इवन आप सीएससी क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बन रहे होंगे। चलिए, तो जब कोल्ड फ्रंट की हम बात करते हैं, अब देखो कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द कोल्ड फ्रंट, भाई ये मेरी कोल्ड एयर है, ये मेरी कोल्ड एयर है, मैंने कहा ये मेरी वार्म एयर है, वार्म फ्रंट है और कोल्ड फ्रंट है, दिस इज माई वार्म, कोल्ड फ्रंट, सॉरी, कोल्ड एयर मास, आई विल नॉट से कोल्ड फ्रंट, दिस इज माई वार्म एयर मास। अब यहां क्या हो रहा है, पहली वाली सिचुएशन में क्या था, वार्म एयर वाज मोर एक्टिव, इट वाज पुशिंग अगेंस्ट द कोल्ड एयर, लेकिन कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, कोल्ड एयर इज मोर एक्टिव एंड कोल्ड एयर विल पुश अगेंस्ट द वार्म एयर। कोल्ड एयर क्या करेगी, वार्म एयर को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी, इट विल पुश द वार्म एयर, कोल्ड एयर विल पुश द वार्म एयर। जैसे ही ये वार्म एयर आपकी पुश करेगी तो क्या होगा, मतलब सॉरी, जैसे कोल्ड एयर वार्म एयर में पुश करेगी तो आपकी वार्म एयर लाइट है, वो एकदम ऊपर उठेगी, और ऊपर कैसे उठेगी, वो ग्रेजुअली उठेगी, ग्रेजुअली नहीं उठेगी, कोल्ड एयर एकदम आकर के उससे टकरा रही है, तो वार्म एयर विल अपलिफ्ट सडनली, सडन अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, सडन अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा इन दिस वे। पहले क्या हो रहा था, ऐसे ग्रेजुअल स्लोप बन रहा था, बट कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, सडन बनेगा, कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, सडन अपलिफ्ट करेगी। जब सडन अपलिफ्ट करेगी तो मेरा क्या होगा, कंडेंसेशन एक सडन रेट पे होगा, सडन रेट पे होगा तो क्या होगा, सीरीज ऑफ क्लाउड्स मेरे यहां ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पे कौन से क्लाउड्स देखने को मिलेंगे मेरे को, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मेरे को देखने को मिलेंगे, जो एकदम खतरनाक थंडरस्टॉर्म वाली बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां क्या हुआ, भाई वार्म फ्रंट जो है मेरा वो एकदम से राइज करा, वार्म एयर एकदम से राइज करी, एकदम से कंडेंसेशन हुआ, और कैसे क्लाउड्स बने मेरे के, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने मेरे, जिनका वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है, डार्क ग्रे क्लाउड्स, ये क्या करेंगे, एकदम बारिश लेकर के आएंगे, हैवी रेनफॉल, सडन वेदर चेंज,
thunderstorms, thunderstorms. So always remember this is the only difference कि in the warm air, in the warm front वहां भी warm air uplift हो रही है but it is uplifting gradually. cold front में एकदम से uplift हो रही है तो आपके cumulonimbus clouds बनेंगे, झमाझम बारिश होगी, thunderstorms आपके आएंगे और बारिश कितने टाइम के लिए होगी? For a shorter duration. ऊपर क्या हो रहा था? मॉडरेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यहाँ क्या है? शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। एकदम बारिश हुई, आपके वार्म और कोल्ड एयर मास, आपका फ्रंट खत्म हुआ, फ्रंटो जेनेसिस आपका खत्म हुआ, जैसे ही फ्रंटोलाइसिस हुआ, फ्रंट्स खत्म हुए, बारिश बंद, बात खत्म, पैसा हजम। आइए जरा आगे चलते हैं, कोल्ड फ्रंट की हम बात करते हैं। यहाँ क्या हुआ देखो, एकदम से यहाँ कोल्ड एयर ने पुश किया, कोल्ड एयर ने पुश किया वार्म एयर को, और वार्म एयर एकदम से आपको सडन राइज देखने को मिलेगा, यहाँ की तरह ग्रेजुअल राइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट दिस इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कोल्ड फ्रंट, एंड कोल्ड फ्रंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ for the thunderstorms and heavy rainfall because of the cumulonimbus clouds जो आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। cumulonimbus clouds are formed, heavy rainfall with lightning, thundering, sometimes cold precipitation is also associated with snowfall और hailstorms। तो cold front जब आपका बनता है, कई बार snowfall भी आ सकता है। अब snowfall कब आएगा भाई? सिंपल सी बात है, जब मेरा condensation takes place below the freezing point, ठीक है, when dew point is below the freezing point की 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम हो रहा है, तो वो पानी जो है वो स्नो की फॉर्म में जब जाता है तो स्नोफॉल हो जाती है, वरना वो हो रहा है। ये सब मैं आपको आगे रेनफॉल में पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आई। चौथा फ्रंट समझते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑक्लूडेड फ्रंट। एंड ऑक्लूडेड फ्रंट कहां पे बनता है आपका? सब ट्रॉपिकल, जो मैं अभी साइक्लोन्स पढ़ाऊंगा उनमें ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। तो हमने यहां समझ लिया, तो हमें साइक्लोन्स 2 मिनट में समझ आ जाने, तो जरा सबर से समझते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स होता क्या है, मैंने आपसे कहा ये मेरा क्या है? कोल्ड एयर है, दिस इज माय कोल्ड एयर। बहुत अच्छे से समझना ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है। ये मेरी कोल्ड एयर है, ये कहां से आएगी मेरी? टुवर्ड्स द पोल्स, कोल्ड, और ये कहां से आ रही है? फ्रॉम द पोल्स। मैंने कहा दूसरा जो है वो क्या है मेरा? वार्म है। भैया ये वार्म कहां से आ रही है मेरी? आपने बोला सर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल एंड इक्वेट्रॉपिक से आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन से। अच्छा, क्या है? दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन एक्वायर कर रखी है, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन एक्वायर कर रखी है, लेकिन जैसे ही इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा, एज सून एज द प्रेशर डिफरेंस, मैंने आपको बताया था एयर मिक्सिंग, विंड, ये सब कब होगा? एयर करंट्स कब होंगे? व्हेन प्रेशर डिफरेंस, जैसे इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो क्या होगा कि भैया कोल्ड एयर जो है इट विल स्टार्ट पुशिंग डाउन द वार्म एयर, पुशिंग द वार्म एयर फ्रॉम वन कॉर्नर। अब जब वार्म एयर को ये पुश करेगी यहां से, तो वार्म एयर विल स्टार्ट राइजिंग, और वार्म एयर एक एंड से यहां पुश करने लगेगी। सिंपल सी बात है, जैसे इसको डायग्राम से अच्छे से समझो। यहां आओ, यहां आओ। मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे कोल्ड और वार्म फ्रंट अलग अलग हैं। कोल्ड एयर मेरी कहां से आई? पोलर रीजन से। वार्म एयर मेरी कहां से आई? ट्रॉपिकल रीजन से। आपने कहा बिल्कुल अलग अलग है। एज सून एज द प्रेशर डिफरेंस इज जनरेटेड, तो कोल्ड एयर देख रहे हो यहां पे, दिस कोल्ड एयर, यहां तो स्ट्रेट लाइन है, यहां पे क्या है? इस कोल्ड एयर ने वार्म एयर की पोजीशन को एक्वायर करना शुरू कर दिया। अब जब वार्म एयर को ये पुश करेगी यहां से, तो वार्म एयर विल ऑल्सो पुश दिस थिंग। अब जरा यहां पे मेरी एक बात समझना, जब भी आपके ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, यहां 2 बनते हैं। मैंने यहां पे आपसे बात करी कि कोल्ड फ्रंट इज पुशिंग द वार्म एयर एट दिस पोजीशन, तो कौन सा फ्रंट बनता है मेरा? कोल्ड फ्रंट बनता है। इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, अच्छे से समझो, कोल्ड फ्रंट बनेगा। दूसरी चीज मैंने यहां से क्या करी, जब ये कोल्ड एयर इसको पुश कर रही है, तो वार्म एयर भी यहां से क्या करेगी? ऊपर बढ़ेगी। जब जब अब यहां पे क्या कर रहा है? वार्म एयर इज पुशिंग द कोल्ड एयर, तो कौन सा फ्रंट बनेगा? यहां मेरा बनेगा भैया वार्म फ्रंट। सो इन सच अ सिचुएशन, इसी तरीके से आपके सब ट्रॉपिकल बनेंगे। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भाई फॉर्मेशन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओनली कोल्ड फ्रंट इन द सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आप फेंक के मारना उस पर फॉल्स। आपको बोलेगा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बोथ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स फॉर्म्स ड्यूरिंग द सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। आप बोलोगे जबरदस्त बात, मजा आया, ऐसे ही बताया था विकास भैया ने। ठीक है, अब कोल्ड एयर पुश कर रही है, वार्म एयर ऊपर पुश कर रही है। कोल्ड एयर ने क्या करा? यहां से डिस्प्लेस किया वार्म एयर को, यहां से वार्म एयर ने ऊपर जाना की कोशिश करेगी, यहां से ये कोल्ड एयर को पुश करेगी। अब ये यहां से कोल्ड एयर को पुश कर रही है, यहां से क्या हो रहा है? कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश कर रही है। तो ये आपका एक आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा साइक्लोन बनेगा। ठीक है, अब ये इसको पुश करेगी, यहां मेरा बना वार्म फ्रंट, यहां बना कोल्ड फ्रंट। बट आप हमेशा याद रखोगे कि द स्पीड ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन द वार्म एयर, स्पीड ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन द वार्म एयर। अब वार्म एयर जाना शुरू कर देगी ऊपर, कोल्ड एयर और नीचे। ठीक है, चल बहन साथ में जल्दी जल्दी दौड़ के चलते हैं। तो ये तेज चल रही है, वार्म एयर है बहन, आराम से चलते हैं।
ठीक है, अब ये ऊपर जा रही है, नीचे जल्दी जल्दी इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। फिर क्या हुआ, फिर आगे और वार्म फ्रंट आपका ऊपर पहुंचा, कोल्ड फ्रंट और ऑक्यूपाई करा। तो एक ऐसी पोजीशन मेरी आएगी, एक ऐसी पोजीशन मेरी आएगी व्हेन द वार्म फ्रंट इज कंप्लीटली अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड फ्रंट, कि भाई कोल्ड फ्रंट मेरा नीचे आ जाएगा और वार्म फ्रंट मेरा ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? और इसी को मैं बोल देता हूं ऑक्लूडेड फ्रंट, यानी कि व्हेन वार्म एयर मास इज कंप्लीटली रेज्ड। ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली समझो, यहां से क्या हो रहा है, कोल्ड एयर आना शुरू कर रही है, यहां से वार्म एयर ऊपर जाना शुरू कर रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी कोल्ड एयर मेरी नीचे आ जाएगी और वार्म एयर ऊपर चली जाएगी। सो व्हेन द वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड एयर, दिस फ्रंट इज नोन एज ऑक्लूडेड फ्रंट। ये कौन सा फ्रंट है, ऑक्लूडेड फ्रंट। और जैसे ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा मेरा साइक्लोन गायब, क्योंकि सर्कुलर मोशन खत्म। ये जो मेरा एयर का सर्कुलर मोशन चल रहा था ये खत्म। ठीक है, इसको बोलता हूं ऑक्लूडेड फ्रंट। आइए जरा इनकी कही हुई बातों को भी समझ लेते हैं। हुआ क्या, वार्म एयर मास इज कंप्लीटली रेस्ट। देख रहे हो ये आपका कोल्ड एयर मास है, ये आपका कोल्ड एयर मास है। इस कोल्ड एयर मास ने वार्म एयर मास को ऊपर भेज दिया, दिस इज योर वार्म एयर मास। और कौन से फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्लूडेड फ्रंट का। तो जब वार्म एयर मास कंप्लीटली रेस कर देता है आपके कोल्ड एयर मास को, उसको बोलता हूं ऑक्लूडेड फ्रंट। वेदर कैसा होगा, अलोंग दिस सेक्टर इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है, वेदर कैसा होगा। अब इतनी जोर से मारूंगा अगर किसी ने गलती करी। मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला, भैया वार्म फ्रंट बना, मैंने आपको बोला यहां कोल्ड फ्रंट भी बनना है। अब मैंने आपसे पूछा वेदर कैसा है, आप बोलोगे सर इंटरमिक्सिंग, मिक्स वेदर होगा। मिक्स का मतलब सर ग्रेजुअल बारिश भी होगी, झमाझम बारिश भी होगी। झमाझम कहां होगी, जहां पे मेरा वार्म फ्रंट बनना है, और धीरे धीरे लंबे टाइम तक कहां होती रहेगी, जहां मेरा कोल्ड एयर फ्रंट बनना है। तो ये मिक्सिंग होगा। ठीक है, हैवी रेन भी आपको देखने को मिलेगी और नॉर्मल रेन भी देखने को मिलेगी। मिक्सचर ऑफ कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट यहां पे बनते हैं। दे आर कॉमन इन वेस्टर्न यूरोप। द फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट। जो मेरे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बनना है वहां मेरा ऑक्लूडेड फ्रंट बनना है। तो जरा मेरे प्यारे भाई बंधुओं, इतनी सी बात बताओ, आज आपका डर खत्म हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि हाँ आज हमें एयर मासेस और फ्रंट समझ में आए। देखो आप अगर बताओगे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे पढ़ाने से आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप कमेंट्स करते रहा करो, मुझे भी मजा आता है कमेंट्स देखने में, क्या कितना समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज आप करते रहा करो। टेलीग्राम पे भी आप रिप्लाई करा करो, जो चीजें मैं पूछता हूँ, क्या क्या वीडियोस और चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स और आपको डराते हैं, तो ऑल योर सजेशंस आर वेलकम। इतनी सी बात है। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश करी मैं आपके एयर मास और आपके फ्रंट्स का पूरा डर निकाल दूं। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आपका ये डर निकल चुका है, समझ में आ गया है। फ्रंट क्या है, कोल्ड एयर जब पुश करेगी वार्म एयर एकदम से उठेगी, कोल्ड फ्रंट। जब आपकी वार्म एयर पुश करेगी अगेंस्ट द कोल्ड एयर, ग्रेजुअली उठेगी और धीरे धीरे लंबे टाइम तक बारिश होगी, वार्म फ्रंट है। भैया मेरा स्टेशनरी फ्रंट क्या है, जब दोनों का प्रेशर डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रेशर डिफरेंस, और वो स्टेशनरी है, जब तक कोई तीसरी चीज अटैक नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा है, स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ऑक्लूडेड क्या है, ये मेरा वार्म है, ये मेरा ऊपर कोल्ड फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट ने यहां से अपलिफ्ट करने की कोशिश करी, वार्म फ्रंट ऊपर कोल्ड में घुसने की कोशिश करेगा। जो कोल्ड है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो कोल्ड नीचे वार्म ऊपर, वो मेरा कौन सा बनेगा, ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। इतनी सी बात जरा समझ में आई हो तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि भैया मेरे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। तो सबसे पहली बात समझेंगे, आइए जरा यही समझ लेते हैं। फ्रंट तो आपने समझ ही लिया, अब यहीं पर समझ आ जाएगा, आपको ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं हमें। ये जो सिस्टम है आपका 35 डिग्री लैटिट्यूड से 65 डिग्री लैटिट्यूड में मेरे जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको जी मैं क्या कह देता हूं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, आइए जरा समझते हैं एक बात को थोड़ा सा, कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बात करी भैया ये मेरे क्या है, अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री है। तो जो मेरे 35 डिग्री से लेकर के और 65 डिग्री के बीच में बनेंगे, इन्हें मैं क्या बोलूंगा, टेम्परेट साइक्लोन्स बोलूंगा। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी आप इनको बोल सकते हो, फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, वेव साइक्लोन भी इनको बोलते हैं। सारे नाम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन और वेव साइक्लोन। तो घबराना नहीं है कि भाई क्या है, ठीक है, क्या क्या जुगाड़ है, इतने सारे नाम। ठीक है, तो ये मेरे इस रीजन में जो मेरे साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स। आप बोलोगे सर इक्वेटर वाले रीजन में क्यों नहीं आते, भाई इक्वेटर वाले रीजन पे मेरे 0 से 10 डिग्री तो कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है, तो वहां मेरे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे ही नहीं। तो मेरा क्या होता है, 10 से 30-35 डिग्री के बीच में आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सर वो भी फ्रंटल से आते हैं, भाई फ्रंट से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, इक्वेटर पे फ्रंट कैसे बन जाएगा। फ्रंट मेरा कब बन रहा है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आ रहे हैं। इक्वेटर पे तो एयर ही वार्म है,
तो कोल्ड वहां तो आ ही नहीं रही कहीं से। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर पोल से ठंडी आ रही है और नीचे से गर्म जा रही है, तो यहाँ पे फ्रंट्स बनेंगे। इक्वेटर पे नो फ्रंट, नो फ्रंटल साइक्लोन्स एट द इक्वेटर, बात खत्म। यहाँ कौन से आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सी में डेवलप होंगे। अच्छा, मैंने आपसे बात करी कि भाई 35 से 65 डिग्री में आ रहे हैं, और किसकी वजह से आ रहे हैं, फ्रंट्स की वजह से आ रहे हैं। तो क्या ये लैंड और सी दोनों पे आएंगे, बताओ, लैंड और सी दोनों पे आएंगे। तो आपने बोला एयर मासेस कहां बनते थे, सर ने अभी तो समझाया था, मैरीटाइम भी कॉन्टिनेंटल भी दोनों पे बनने थे। तो भैया साइक्लोन भी क्या होगा, दोनों पे बन जाएगा। तो लैंड और सी दोनों जगह आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। चलिए, अब क्या होता है, पासेज ऑफ फ्रंट, जब आपके फ्रंट्स पास होते हैं, एब्रप्ट चेंजेस आते हैं वेदर कंडीशंस में इन द मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड्स, और इसी को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। कैसे बनते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई पोलर से ऊपर से ठंडी हवा, नीचे से वार्म हवा, कोल्ड एयर डिस्प्लेस करेगी, कोल्ड फ्रंट बनेगा, वार्म फ्रंट बनेगा। कोल्ड एयर की स्पीड ज्यादा है तो फाइनली वो अपलिफ्ट हो जाएगा और आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म। आइए जरा आगे समझो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसके अलोंग बनेंगे, पोलर फ्रंट के। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। शुरू में क्या होगा, फ्रंट इज स्टेशनरी, मैंने आपको बोला ना, एज सून एज द प्रेशर डिफरेंस कम्स अप, तभी तो कोल्ड एयर आएगी, वरना शुरू में ऐसे वार्म ऊपर, सॉरी कोल्ड ऊपर वार्म नीचे, ऐसे स्टेबल है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, वार्म एयर ब्लोस फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर टू द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। भाई कोल्ड एयर ऊपर से आएगी और ये वार्म एयर नीचे से पुश करेगी। अच्छा, अच्छा, व्हेन द एयर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, जैसे फ्रंट पे जो प्रेशर है वो डेवलप होगा, द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड एंड द कोल्ड एयर टुवर्ड्स साउथ, सेटिंग इन मोशन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन। साइक्लोन कैसे आते हैं मेरे, कौन सी डायरेक्शन में आते हैं साइक्लोन, हमेशा मेरे ऊपर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स एंटी साइक्लोन्स आते हैं। एंटी साइक्लोन्स में कल पढ़ा चुका हूं, जाकर के देख लो। तो मेरा इस डायरेक्शन में एंटी साइक्लोन्स इस तरीके से होंगे। देखो वार्म एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर पुश कर रही है, ये कोल्ड एयर को ऊपर फिर से पुश कर रही है, तो एक साइक्लोनिक मेरा वो बनता है। इसी को मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने दोबारा से यहां बताऊंगा नहीं, अभी बता चुका हूं रीजन क्या है। कोल्ड एयर यहां से पुश करेगी, वार्म एयर यहां से पुश करेगी, फिर कोल्ड एयर और नीचे आ जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, फिर नीचे आएगी, फिर और ऊपर करेगी, फिर फाइनली क्या होगा, कोल्ड एयर विल कम बिलो और वार्म एयर ऊपर, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा और उसी के साथ खत्म आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आइए, ठीक है, cyclonic circulation lead to well developed extratropical cyclone with a warm front and cold front. The warm air glides over the cold air and a sequence of clouds appear over the sky ahead of the warm front and cause precipitation. मैंने आपसे क्या बोला था कि वार्म फ्रंट बनेगा, जहां वार्म फ्रंट बनेगा वहां क्या बनेगा, सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स बनेंगे और क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। कैसा प्रेसिपिटेशन, जेंटल। जो कोल्ड फ्रंट बनना है मेरा, ठीक है, अप्रोचेस द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप, एज अ रिजल्ट यहां कौन से, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। यहां कैसा प्रेसिपिटेशन होगा, हेवी रेनफॉल। और कोल्ड फ्रंट क्या है, मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। तो वार्म एयर कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी और ऑक्लूडेड फ्रंट जैसे बन जाएगा, साइक्लोन खत्म, टाटा बाय बाय। अब जरा मेरे को बताओ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जीवन में कोई दिक्कत आई आपको, या अब आ रही है? इतनी सी बात है, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना सीख लो एक बार। कॉन्सेप्ट बना के पढ़ोगे, जीवन में मजे ही मजे है। अब एकदम बात समझ आ जाएगी, भैया जी कोल्ड फ्रंट, भैया जी वार्म फ्रंट, कोल्ड एयर पोल से आ रही है और वार्म एयर यहां से पुश कर रही है, कोल्ड एयर इसको यहां से पुश करेगी, वार्म यहां पुश करेगी। जब कोल्ड पुश करती है कोल्ड फ्रंट बनता है, कोल्ड फ्रंट मतलब हैवी रेनफॉल, कोल्ड फ्रंट मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। वार्म फ्रंट मतलब जेंटल रेनफॉल और वार्म फ्रंट मतलब सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स। तो भैया यहाँ सीक्वेंस ऑफ क्लाउड बनेगा, यहाँ हैवी रेनफॉल है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स, और आप देख रहे हो सर्कुलर मूवमेंट यहाँ बनता है और इसीलिए आपका साइक्लोन बन जाता है। बट जैसे ही वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, फ्रंटोलाइसिस हो जाएगा आपका। जैसे ही फ्रंटोलाइसिस होगा, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा आपका, ऑक्लूडेड फ्रंट बनते ही साइक्लोन खत्म। राहुल जी कैसे, टाटा बाय बाय, बात खत्म, इतनी सी। ये है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। उसके लिए हम पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन समझते हैं और फिर इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में आने वाला है असली मजा। ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैं आपसे बात करूं, कैसे बनते हैं वो चीज समझते हैं। प्लीज आइए जरा बात को समझिए, हटा देते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आओ, अब लास्ट 10 मिनट दे दो, ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको समझाने वाला हूं कि जीवन में मजा आ जाएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मेरे कहां बनते हैं सर? ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे पहली बात आर बेसिकली फॉर्म्ड इन अ रीजन 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। मैंने यहां बना लेता हूं एक, इतनी टेढ़ी तो नहीं हमारी अर्थ चलो, अब बात को समझो, ये मेरा इक्वेटर है,
0 डिग्री। मैंने आपसे बोला कि भैया 10 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि ये जो 10 डिग्री है ना, जो आपके डोल्ड्रम्स हैं, जो मेरे डोल्ड्रम्स हैं, जिनको मैं ITCZ बोलता हूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सारे नाम कल सिखा चुका हूं, इसीलिए अब मेरे से नहीं बोलेगा सर ये क्या कर दिया आपने। तो इस रीजन के बीच में ना देयर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। व्हाई? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज 0, और कोरियोलिस फोर्स जरूरी है मेरे साइक्लोन्स बनने के लिए। क्यों जरूरी है वो चीज मैं भी आपको समझाऊंगा। सो इट इज बेसिकली फाउंड बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। 10 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, पहली चीज। दूसरी चीज, नो फॉर्मेशन एट इक्वेटर पे नहीं बनेंगे, नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एट इक्वेटर बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज 0। अच्छा, उसके साथ एक चीज समझो, बनते कैसे हैं साइक्लोन। क्या होता है साइक्लोन? इज बेसिकली द सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। भाई जब भी मेरे ओशियन के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनता है, फॉर एग्जांपल ओशियन सब छोड़ो, अभी अभी बस समझो ये मेरा बना लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया बना तो जो भी इसके आसपास का हाई प्रेशर होगा, वहां से विंड आएगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां हाई प्रेशर से मेरी विंड आई, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई। अच्छा, मैंने आपसे बोला भाई जब भी विंड आती है, जो भी विंड आती है, दैट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहां से ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, दिस वे। अब जब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन बनी मेरी? सर ये तो कुछ कुछ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। वो भी समझ लेते हैं, मेरा लो प्रेशर एरिया है, ये मेरा हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, और यहां भी हाई प्रेशर। ऐसा साइक्लोन समझा के जाऊंगा ना आज आपको, जीवन के मजे आ जाएंगे, बस समझते चलना। अब भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर, सॉरी विंड मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में भाई डिफ्लेक्ट होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट में। कौन सी डायरेक्शन बनेगी भैया? कुछ जानी पहचानी सी बात लग रही है, नाजी वाला सिंबल लग रहा है तो चलो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये देखो होता है क्या जुगाड़, जुगाड़ क्या होता है वो समझते हैं, आइए जरा। चलिए, अब होगा क्या बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे ही ये एयर आती है, जैसे ही ये एयर आती है टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया, तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एक अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स आता है, उसके कारण जो भी ये मेरी एयर आएगी टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया, वो एक सर्कुलर पैटर्न्स में ऊपर उठना शुरू कर देगी। सर क्योंकि ये कैसी एयर है, लो प्रेशर पे आ रही है, तो वार्म है, वार्म एयर राइजेज अप। वार्म के साथ क्या है? मॉइस्ट है, क्योंकि ओशियन के ऊपर है। तो वार्म और मोस्ट एयर, दिस वार्म एंड मोस्ट एयर बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट स्टार्ट राइजिंग अप। वार्म एंड मॉइस्ट एयर बिकॉज ऑफ, सारे डायग्राम बनाना स्टेप बाय स्टेप, कोरियोलिस फोर्स। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां और क्लॉकवाइज यहां। तो होता क्या है कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम इन द रीजन 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, दे डजंट कम एट द इक्वेटर बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज 0। व्हाई दे कम्स? बिकॉज द लो प्रेशर इज जनरेटेड ओवर द सी। सो हाई प्रेशर से जो एयर आती है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दैट स्टार्ट अपलिफ्टिंग इन द सर्कुलर मोशंस, दैट इज इन द एंटी साइक्लोन, वो सॉरी जो आपकी डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उठना शुरू कर देती है फ्रॉम वर्टिकली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वर्टिकल मूवमेंट्स। हमने कहा इतनी बात सर समझ में आ गई। इक्वेटर पे क्यों नहीं आ रहे? समझ लिया, क्योंकि साइक्लोन आने के लिए क्या जरूरी है सर? कोरियोलिस फोर्स जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही वो आपका विरलिंग मूवमेंट होगा जो ऊपर की तरफ उठेगा। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे है नहीं, तो साइक्लोन इक्वेटर पे है नहीं। इतनी सी बात, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, चौथी चीज, इन साइक्लोन्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। ये आपका पीवाईक्यू इसलिए बता रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से इन साइक्लोन्स को जाना जाता है। अगर हम बेसिकली आपकी बात करें, क्या क्या भैया, क्या क्या जुगाड़ है कि आपके इंडियन ओशियन में आप अलग बोलोगे, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। अब जरा समझते हैं कौन कौन सी जगह क्या बोला जाता है। अब जब मैं बात करूं इंडियन ओशियन की, चलो यहीं देख लेते हैं लिखा हुआ। आओ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस में भी आपको बताऊंगा, पहले पढ़ तो लें ट्रॉपिकल पढ़ाई नहीं तो डिफरेंस का क्या करें। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स that originate over oceans in tropical areas and move over to the coastal areas, bringing about large scale destruction caused by violent winds, heavy rainfall and storm surges। ठीक है, कि रेन क्यों आती है सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा।
ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं होते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। होते कहाँ है? 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लैटिट्यूड। ठीक है जी। उसके साथ साथ आगे आते हैं। डिफरेंट नेम्स क्या है? दे आर कॉल्ड एज साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन, मेरे इंडियन ओशन में मैं साइक्लोन बोलता हूँ। हरिकेन्स इन द अटलांटिक, टाइफून्स इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, विली विलीज इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा गया था, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखो। तो साइक्लोन्स को हम अलग अलग जगह अलग अलग ओशियंस में अलग अलग नाम से जानते हैं। इंडियन ओशन में साइक्लोन ही बोलते हैं, अटलांटिक में हरिकेन्स बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में, विली विलीज इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। चलिए, सॉरी वेस्ट पार्ट तो इधर हुआ, वेस्ट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज साइक्लोन्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस, इंपोर्टेंट कंडीशंस जिनके बिना आपके साइक्लोन नहीं बनते। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या कंडीशन है भैया? सबसे पहली कंडीशन जो है मेरी बॉयज एंड गर्ल्स, वो है जी मेरी लार्ज स्केल सी सरफेस टेम्परेचर। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। आपका कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से या उससे ज्यादा, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस था उससे ज्यादा। अब लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर ज्यादा नहीं होगा तो एयर राइज नहीं करेगी, एयर राइज नहीं करेगी तो लो प्रेशर एरिया ही नहीं बनेगा। तो टू मेक दिस लो प्रेशर एरिया आई नीड सी सरफेस टेम्परेचर एट 27 और अबव 27 डिग्री, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सॉरी गाइस, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या है? कि सर मेरा जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो हाई प्रेशर से विंड आएगी, वो कभी मेरी अपलिफ्ट ही नहीं होगी इन द सर्कुलर मोशंस। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो मेरे साइक्लोन नहीं बनेंगे, इसीलिए मेरे इक्वेटर पे नहीं बनते। तीसरी कंडीशन क्या है? स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। इन वर्टिकल विंड स्पीड। अब इसका मतलब क्या है? कि जब भी भाई मेरे साइक्लोन्स बनते हैं, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ये जरा एक बात समझाता हूं एक डायग्राम से आपको। ये है भैया मेरा फॉर एग्जांपल लो प्रेशर एरिया, ये आया जी मेरा साइक्लोन। अब जब ये साइक्लोन ऊपर ट्रोपोस्फियर तक पहुंचता है तो क्या होता है? इसके आसपास क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं मेरे, ये मेरे क्लाउड्स बनते हैं। और इन्हीं क्लाउड से क्या आती है? रेन आती है। इन्हीं क्लाउड से क्या आती है? रेन आती है। तभी तो मेरा साइक्लोन बनता है। अब मैंने कहा स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा विंड स्पीड ज्यादा है, अगर मेरा क्या है, विंड स्पीड ज्यादा है, कि यहां भाई जो मेरी वर्टिकल विंड्स चल रही हैं वो हैवी विंड्स हैं, तो जब वो हैवी विंड्स चलेंगी तो वो मॉइस्चर वाली एयर को लेकर के चली जाएंगे अपने साथ, एंड देयर वोंट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स, एंड इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स फ्रॉम वेयर द साइक्लोन विल कम। बताओ। तो स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। कभी भी जहां जेट स्ट्रीम्स आपकी चलेंगी वहां पे आपके साइक्लोन्स नहीं बन सकते। इसीलिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि भाई इक्वेटोरियल रीजन्स पे जेट स्ट्रीम्स नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वैक्यूम जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। मैंने बोला था ना, जेट स्ट्रीम के लिए कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस चाहिए। वो कहां पे मिल रहे हैं? सब ट्रॉपिक रीजन्स में और पोलर रीजन्स में। दैट्स व्हाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एंड पोलर जेट स्ट्रीम्स। तो यहां पे अभी ट्रॉपिकल रीजन्स में जेट स्ट्रीम्स नहीं है, जेट स्ट्रीम नहीं है, इसीलिए आपके क्लाउड्स बन पा रहे हैं। जेट स्ट्रीम अगर यहाँ होती, क्लाउड नहीं बनते, क्लाउड नहीं बनते, साइक्लोन नहीं आता, बल्ले बल्ले इतने मजा आ जाते जीवन के। बट यहाँ जेट स्ट्रीम है ही नहीं, तो देयर मस्ट नॉट बी एनी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। क्योंकि ज्यादा वर्टिकल विंड स्पीड होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, बात खत्म। आइए जरा आगे, ज्यादा सर खाऊंगा नहीं मैं आपका, फटाफट से चीज आपको समझाऊंगा और एकदम क्लियर कट बात फटाफट समझेंगे। अब जरा आगे चलते हैं। भैया क्या चाहिए आपको? एक लो प्रेशर एरिया चाहिए। अब लो प्रेशर एरिया नहीं होगा कोई मतलब ही नहीं है साइक्लोन का। इस पॉइंट को तो मैं समझाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको ऑलरेडी आता होगा। नहीं आता है तो फिर आप जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पांचवा पॉइंट है अपर डाइवर्जेंस एट सी लेवल above सी लेवल सिस्टम।
अब अपर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अपर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि भैया मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पे मेरे क्या है, क्लाउड्स बने। आओ जरा, वर्टिकल विंड स्पीड हो गई, इसको मिटा लेते हैं। अब भाई एक सिंपल सी बात बताओ, जब मेरी एयर ट्रोपोपॉज तक पहुंचेगी तो मेरी एक एक विंग जाएगी एयर की इधर, एक विंग जाएगी मेरी एयर की इधर, यहाँ पे ये कंडेंस होगी, कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनाएगी, बात खत्म। ये मेरे क्लाउड्स बन रहे हैं यहाँ, ये मेरे क्लाउड्स बन रहे हैं। तो एयर मेरी क्या है, जो मेरी एयर जा रही है नीचे से वो क्या हो रही है, ऊपर जाकर के डाइवर्ज हो रही है, और उसी डाइवर्जेंस से क्या है, क्लाउड्स बन रहे हैं। और उसी डाइवर्जेंस से क्या हो रहा है, एक चीज समझना, एक चीज समझना भाई, सिंपल सी बात है, जब मेरी यहां से एयर गई, वार्म है मॉइस्ट है, वार्म है मॉइस्ट है, तो जब मेरी एयर सी से एवापोरेट हुई होगी, ऐसा पॉइंट बता रहा हूं ना आपको, एनसीईआरटी का जैसे डायग्राम देखोगे सब समझ आ जाएगा। वरना मेरे से लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी में ये चीज को लिख रखी है और ये चीज को लिख रखी है। एवापोरेट होगी, जब एवापोरेट होगी तो एयर कुछ हीट लेती है, उसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब वो हीट लेती है ऊपर जाती है, ऊपर पहुंची, यहां जाके मेरी ठंडी हुई, यहां जाके क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। जब कंडेंसेशन क्या हुआ तो ये क्या हुआ, ये वाली जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इसने दी, तो ये जो वार्म एयर है, जो वार्म एयर है, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो प्रेशर एरिया। जो ये सबसाइडिंग वार्म एयर मेरी आएगी, इट विल सस्टेन माय लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया मेरा सस्टेन रहेगा, इसी वजह से मेरा साइक्लोन जो है वो बन पाएगा, याद रखना। सो देयर मस्ट बी अपर डाइवर्जेंस एट द सी लेवल, अब सी सिस्टम के अपर डाइवर्जेंस होगा, उससे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड बनने के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज होगी, उसी से मेरा लो प्रेशर एरिया बनेगा, तभी साइक्लोन बनेगा। तो सी सरफेस टेंपरेचर 27 डिग्री या उससे ज्यादा, प्रेशर प्रेजेंस ऑफ कोरिलेस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन वर्टिकल स्पीड, वरना क्लाउड्स को डाले जाएंगे। लो प्रेशर एरिया चाहिए ही चाहिए भैया, क्योंकि तभी आपकी हाई प्रेशर एरिया से वहां विंड जो है आएगी। और पांचवी चीज, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस नहीं होगा तो भैया आपका कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो जो आपकी हॉट सबसाइडिंग एयर है वो नहीं आएगी, और इस लो प्रेशर एरिया को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इन सब फैक्टर्स के बना मेरा साइक्लोन नामुमकिन हो जाता है। अब जरा समझिए साइक्लोन बनता कैसे, समझे क्या आपको? 70% तो आपने साइक्लोन समझ ही लिया अब तक, अब जरा जो बचा हुआ थोड़ा सा है वो समझ लो। तो देखो हुआ क्या, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ बैठ के, अब क्या समझाऊं आपको, साइक्लोन तो समझ लिया पर फिर भी एक डायग्राम बनाएंगे लास्ट में। अब जरा बात करते हैं, ये भैया मेरा क्या है, लो प्रेशर एरिया है। अब मेरे को एक चीज बताना, इस लो प्रेशर एरिया से ऐसे वायरलिंग, जैसे मैंने आपसे बात करी ये है, ठीक है, ये मेरा लो प्रेशर एरिया था नीचे। अब इसके आसपास लो प्रेशर एरिया के जो विंड है वो सर्कुलर मूव करती है, ऐसे सर्कुलर मूव कर रही है। तो इसके जो इस एरिया के बीच में, जैसे ये है, ठीक है, अब इस एरिया के बीच में ये पूरा जो एरिया है जहां मेरी विंड मूव कर रही है, तो इस एरिया के बीच में तो एकदम काम चीजें रहेंगी, यहां तो किसी भी तरीके की एयर नहीं रहेगी, तो इसी को हम बोलते हैं आई, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब जरा समझिए आई है क्या, ये जुगाड़ मैंने कहा ये है मेरी साइक्लोन की आई, फैक्टर आपको मैंने भैया समझाई दिए हैं। अब होगा क्या, जो मेरा ये लो प्रेशर एरिया बना, यहां पे क्या होता है, मेरी जो विंड है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर वार्म एंड मॉइस्ट एयर उठती है ना बॉयज एंड गर्ल्स। अब वार्म एंड मॉइस्ट एयर जब मेरी ऊपर पहुंचती है एट द ट्रोपोस्फियर, एक विंग मेरी जाएगी इसकी इधर और एक विंग जाएगी मेरी इसकी इधर, ठीक है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा, विच इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन, दिस एरिया इज वेरी काम, क्योंकि यहां पे किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं हो रही। दिस एरिया इज वेरी काम जोन, इसको मैं बोलता हूं काम जोन। अब जरा आगे बात को समझेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया जी जैसे ही मेरा डाइवर्जेंस हुआ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स अराउंड दिस, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स अराउंड दिस। और ये मेरे क्लाउड्स कौन से होंगे, क्लाउड्स कौन से होंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब जब मेरे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, वो कैसी रेनफॉल लाते हैं, हैवी, क्या लाते हैं, थंडर स्टॉर्म्स लाते हैं। और क्लाउड्स बनने के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरी है, मॉइस्चर जरूरी है। मॉइस्चर नहीं होगा तो क्लाउड नहीं बनेंगे। तो इसीलिए जैसे ही मेरा साइक्लोन कोस्ट को जाकर के हिट करता है, उसकी मॉइस्चर सप्लाई बंद हो जाती है और साइक्लोन खत्म हो जाता है, साइक्लोन खत्म हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए तभी ये मेरे क्लाउड्स बनेंगे। अब जरा समझिए सर, फिर मेरा जो ये लो प्रेशर एरिया है ये कैसे मेंटेन रहता है, तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसने ले रखी थी वो दोबारा से है। तो ये जो मेरी वार्म सबसाइडिंग एयर है, दिस वार्म सबसाइडिंग एयर,
इट विल ऑलवेज मेंटेन अ लो प्रेशर एरिया हियर। और कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसका विरलिंग मूवमेंट करेगा। ये मेरा क्या है, ऊपर अपर डाइवर्जेंस है। और चीज क्या है भाई, सी सरफेस टेम्परेचर मेरा ज्यादा रहना चाहिए 27 डिग्री से। यहां पे है वो सी की सरफेस पे। अच्छा, उसके साथ साथ मेरा क्या हो रहा है कि भैया वर्टिकल विंड स्पीड ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्लाउड बनने हैं। अब आप बताओ, मैंने आई बोला आपको काम जोन है। अब इस जो जो ये क्लाउड्स बने, ये कहां बने, आई की वॉल पे बने। दिस इज माई आई वॉल। इसके बाहर क्लाउड्स बन रहे हैं सारे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कहां हो रहा है, आई वॉल के पास। सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स कहां, यहाँ है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जोन ही होती है। तो ठीक है, इसको मैं बोलता हूं भैया बेसिकली मेरा क्या है, आई वॉल। तो आई वॉल के आसपास जो भी होगा, आपके क्लाउड्स बनेंगे, सारा रेनफॉल होगा, सब कुछ आपका आई वॉल के किनारे होगा। आई क्या है, इट इज द कामेस्ट जोन, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द फिगर ऑफ योर साइक्लोन। अब जैसे ही एक साइक्लोन क्या करेगा, जाकर के कोस्ट को हिट करेगा, जाकर के कोस्ट को हिट करेगा। जो आपका विरलिंग मूवमेंट जा रहा है एयर का, जब ये विरलिंग मूवमेंट जा रहा है, जाकर के कोस्ट को हिट कर दिया, ऊपर एयर नहीं गई। ऊपर एयर नहीं गई तो क्या हुआ, कंडेंसेशन नहीं हुआ। कंडेंसेशन नहीं हुआ तो क्लाउड नहीं बने। ये जो आपकी विरलिंग एयर जा रही है, वार्म एंड मॉइस्ट, ये जाकर के टकरा गई। अब जाके टकरा गई, यहां खत्म कनेक्शन। कनेक्शन खत्म तो ऊपर आपकी वार्म और मॉइस्ट एयर जा नहीं रही, जा नहीं रही। कंडेंसेशन नहीं हो रहा, कंडेंसेशन नहीं हो रहा, क्लाउड नहीं बन रहे, साइक्लोन का खेल खत्म। बाय बाय टाटा, बात खत्म। इतनी सी बात होती है मेरी किसकी भैया, मेरे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। अब जरा आइए बात कर लेते हैं। मैंने एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आइए फटाफट सबसे पहली चीज समझेंगे। लार्ज सी सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, अपर डाइवर्जेंस, सब समझा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। एनर्जी इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन, कि जो लो प्रेशर एरिया है वो कहां से आ रही है एनर्जी, वो आ रही है कंडेंसेशन से, इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। मैंने आपसे बोला जो ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, इससे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या हुआ है, वार्म एयर आएगी। वार्म एयर क्या करेगी, लो प्रेशर एरिया को सस्टेन करेगी। इसी की हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे। आइए दूसरी चीज, विल कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी, स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड। जैसे ही लैंड पे पहुंचेगा, मॉइस्चर खत्म, साइक्लोन खत्म। प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट, कि जैसे ही कोस्ट पे गिरता है उसको बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, और जो भी साइक्लोन हमारे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, विच क्रॉस द 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, वो फिर और भी ज्यादा आपके डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। फॉर्मेशन क्या होता है, मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर। ये विंड किसकी वजह से सर्कुलेट करती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। किसके किसके आसपास, आई के आसपास। डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग कितना बड़ा आपका साइक्लोन है, कितना ज्यादा लो प्रेशर एरिया बनना है। आई क्या है, रीजन ऑफ काम एंड सबसाइडिंग एयर। सबसाइडिंग एयर कहां से आ रही है, सबसाइडिंग एयर कैसी है, वार्म है कोल्ड है, वार्म है। आ कहां से रही है सर, कंडेंसेशन के बाद जो लेटेंट हीट हुई वहां से वार्म एयर सबसाइड कर रही है। नेक्स्ट चीज मैंने क्या कहा, अराउंड द आई इज द आई वॉल, वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर, के ऊपर जा रही है टू ग्रेटर हाइट रीचिंग द ट्रोपोपॉज। विंड रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड आपकी हो जाती है। टोरेंशियल रेन यहाँ पे आती है आपकी फ्रॉम द आई वॉल। रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन। क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं विच आर द लेयर्ड क्लाउड्स, और इसी वजह से मेरा क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन 600 से 12 हो सकता है आपका, जो भी आपका डायमीटर होता है आई का। सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 से 500 किलोमीटर पर डे। स्लो बता रहे हैं इसको, 300 से 500 चलो। द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस एंड दे, ठीक है, इनंडेट द कोस्टल लोलैंड्स, द स्टॉर्म पीटर्स आउट ऑन द लैंड। इसीलिए काफी ज्यादा आपके डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अब जरा डिफरेंस समझो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या है। सबसे पहली बात क्या है, ओरिजिन की बात करता हूं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन कैसा भैया, थर्मल ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से आ रहा है। मैंने आपसे बोला टेम्परेट साइक्लोन भैया डायनेमिक ओरिजिन है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से आ रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर मास। इसको जूम कर लेता हूं जरा, है ना। अरे रुको एक सेकंड, आइए जरा। ठीक है, ओरिजिन कैसा है, थर्मल है, इसका डायनामिक ओरिजिन है। लैटिट्यूड क्या है, 10 से 30 डिग्री पे मेरे आते हैं, 10 से 30 डिग्री पे आएंगे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, बट दे आर कन्फाइंड टू 35 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटर पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ इक्वेटर पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। फ्रंटल सिस्टम क्या प्रेजेंट है मेरे ट्रॉपिकल साइक्लोन में, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। जो साइक्लोन है वो फ्रंटोजेनेसिस से आता है, और जैसे ही आपका फ्रंटोलाइसिस होता है खत्म हो जाता है आपके टेम्परेट साइक्लोन। फॉर्मेशन क्या है, ये सिर्फ सी पे बनेंगे,
बट ये सी और लैंड दोनों पे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे एयर मासेस की बात चलती है। सीजन क्या है, लेट समर्स में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, इरेगुलर है, बट विंटर्स में ज्यादा आएंगे। साइज क्या है, लिमिटेड टू स्मॉलर एरिया, बट वही मैंने एयर मास की बात करी, एक्सटेंड अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड टू अ हाइट अप टू द लेवल ऑफ ट्रोपोपॉज। तो इनका जो एरिया है वो सबसे इनसे ज्यादा होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। शेप कैसा है, इनका इलिप्टिकल है, इसका इन्वर्टेड वी शेप है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। अब जरा ये आगे, रेनफॉल कैसा है, हैवी रेनफॉल आएगा मेरा बहुत ज्यादा, किसमें, साइक्लोन में, बट कितने टाइम के लिए, कुछ ही घंटों के लिए। अब जरा टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा, रेनफॉल भले ही इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल स्लो है, बट ये काफी दिन और काफी वीक्स तक चलेगा। ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है मेरा ये भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि इसकी विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, और लेस डिस्ट्रक्टिव है मेरा ये वाला साइक्लोन जो टेम्परेट साइक्लोन है, क्योंकि इसकी विंड वेलोसिटी कम होती है। आइसोबार्स, आइसोबार्स का क्या है, कंप्लीट सर्कल्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्टीप। आइसोबार्स आर यूजुअली वी शेप्ड एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इनका लो रहता है। लाइफ टाइम क्या है, डजंट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, लास्ट फॉर 2-3 वीक। पाथ क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, ये ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं, बहुत मारूंगा दिक्कत करी तो। मैंने आपसे बोला 10 से 30 डिग्री में आ रहे हैं, वही मैंने आपको समझाया कि भाई मेरी जो विंड की डायरेक्शन होती है, कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड्स, क्या बोलता हूं मैं उन्हें, ईस्टर्लीज। तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। मैंने आपसे बोला ये मेरे कहा आ रहे हैं, ये 35 से 65 आ रहे हैं, बहुत मारूंगा, कल बताया था कौन सी चलती है, वेस्टर्लीज। क्या कहते सर, ऐसे ही थोड़ी मारोगे, हम नहीं पिटेंगे मजाक की बात है, मैं नहीं मारूंगा, टेंशन मतलब, मैं क्यों मारूं। अब वेस्टर्लीज की बात करते हैं, अब जरा वेस्टर्लीज की बात करते हैं। तो ये वेस्टर्लीज मेरी कहां से आ रही है, वेस्ट टू ईस्ट आ रही है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, टेम्परेट साइक्लोन की वेस्ट टू ईस्ट। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज इन आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसी के साथ साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, एयर मासेस, फ्रंट्स, सबका खेल खत्म। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। अब के आज के बाद रोना बंद कर देना इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट बचा होगा। इन केस बचा है, कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, सॉरी टेस्ट नहीं, टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी आई होप सारे फौजियों को मजा आ रहा है, और ऐसे ही हम लोग पूरी ज्योग्राफी करने वाले हैं जिस मैनर में हम कर रहे हैं। बस यार थोड़ी सी बात याद रखना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो की लेंथ 5-10 मिनट 20 मिनट ज्यादा हो जाए, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, और आप लोगों इस बात को बिलीव भी करते होंगे कि जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उन पर भले व्यूज ज्यादा आते हो, बट उनमें कुछ भी असेंशियल कंटेंट मेरे को तो लोगों का मतलब किसी का यूजफुल कंटेंट तो मेरे को लगता नहीं है। रीजन भी क्योंकि आपको सिलेबस करके ही आपको आगे की चीजें बढ़ सकते हो। तो प्लीज 10-20 मिनट की वीडियो लेंथ ज्यादा हो सकती है, बट मैं हमेशा अपने एंड से कोशिश करता हूं कि मैं आपका टॉपिक जो है वो इतना अच्छे से क्लियर करके जाऊं कि इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि भैया एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बात खत्म। कोई शॉर्टकट है नहीं, तरीका यही है एग्जाम निकालने का। कोई आपको लाखों शॉर्टकट बताए, कोई भी शॉर्टकट आपका काम नहीं करेगा कि आप ये पढ़ लो पीवाई करके चला जाओ, ये करके। एक बार आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो टेलीग्राम पे नहीं है, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको, मैं क्यों प्लीज बोलूं, आपका काम है तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बट इनके साथ आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं, और इसके साथ साथ पीवाईक्यू और जो भी अपडेट्स, जो भी क्लासेस आपको और चाहिए वो आप मेरे को बता सकते हो। और अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, या जिनको जरूरत है इन लेक्चर्स की उनको शेयर कर सकते हो। इट विल हेल्प मी टू ग्रो इन माई इनिशियल डेज। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद द क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड रेनफॉल एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।